कभी कभी कुछ ऐसे मामले सामने आते हैं कि जिन्हें देखकर उनके ऊपर विश्वास नहीं होता। दोस्तों, ये बात उत्तराखंड के देहरादून उसका एक थाना लगता है बसंत विहार। यहाँ पे एक महिला अपने 16 साल के लड़के को लेकर आती है और पुलिस से आके शिकायत करती है कि उनके बेटे के साथ में कुछ दिनों से दुराचार किया जा रहा है। पहले तो जो पुलिस वाले होते हैं उसकी बात को सुनते हैं और हंसते हैं, और जब पुलिस वाले उसकी बात नहीं मानते तो वो महिला अपनी बात को उन्हें अच्छी तरह से समझाती है। होता क्या है, उस महिला की ननद जो कि पहले से शादीशुदा थी और उसकी 2 बच्चियां भी थीं, वो अपने भतीजे के साथ डांट के फटकार के उसके साथ यौन संबंध बनाया करती थी। जब वो उसका लड़का मना कर दिया करता था तो वो उसको डांटती थी, मारती थी और उसके साथ ज़बरदस्ती यौन संबंध बनाया करती थी। अब उस महिला के पेट में एक बच्ची पल गई थी, मतलब कि उस महिला के चेकअप कराया गया था तो उसके पेट में पता चला वो बच्ची पल गई थी और वो पैदा भी हो चुकी थी। उसके बाद में पुलिस क्या करती है, उस बच्ची का डीएनए लेती है और जो 16 साल का लड़का है उसका डीएनए लेती है। उन दोनों को चेक करवाती है तो पता चलता है कि जो 16 साल के लड़के का डीएनए है और जो बच्ची पैदा हुई है उसका डीएनए है वो एक ही है। यानी कि उन दोनों के संपर्क से ही, जो उन लोगों के बीच में सेक्स हुआ है, उसी की वजह से वो बच्ची पैदा हुई है। अब उन लोगों की जो रिपोर्ट लिखाई जाती है तो मामला जाता है कोर्ट में, और कोर्ट में जब ये फैसला, जो मामला जाता है, तो पता चलता है कि इतिहास में शायद पहली बार होगा कि किसी महिला को किसी लड़के के साथ दुराचार करने पर, यानी कि उसकी बिना मर्जी के उसके साथ संबंध बनाने के ऊपर पहली बार किसी महिला को सजा हुई है। दोस्तों, इस कहानी में माँ ने सही वक्त पे अपने बेटे का साथ दिया। अगर माँ सही समय पे अपने बेटे को लेकर पुलिस चौकी ना पहुंचती तो हो सकता था कि आगे जाकर कुछ भयंकर हो सकता था। लेकिन एक माँ ने अपना फर्ज निभाया और अपने बेटे को लेकर पुलिस चौकी पहुंचो, अपने बेटे को अपनी ननद यानी कि उस लड़के की भुआ से बचाया। दोस्तों, आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। इसमें भी अनैतिक रिश्ते बनाए जाते हैं, लेकिन इन अनैतिक रिश्तों में एक कत्ल हो जाता है और वो कत्ल बहुत ही ज़्यादा भयंकर होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद में हिंडन नदी के किनारे एक नग्न अवस्था में एक लाश पड़ी होती है। वो लाश लगभग 22-23 साल के एक लड़के की होती है। जब वो लाश वहाँ से पड़ी होती है तो कोई वहाँ से गुजरता है तो वो लाश उसे दिखती है, तो वो वहाँ के आसपास के लोगों को बताता है कि भैया देखो, वहाँ पे नदी के किनारे एक लाश पड़ी है। अब जैसे ही लोगों को पता चलता है कि नदी के किनारे एक लाश पड़ी है तो लोगों का उस लाश को देखने का तांता लग जाता है। सैकड़ों की तादाद में वहाँ पे भीड़ लग जाती है कि आखिर ये लड़का कौन है जिसकी यहाँ पे लाश पड़ी है। अब तभी कोई पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस आती है तो देखती है कि उस लड़के के शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं था। अगर उसके शरीर पे कोई कपड़ा होता या कोई निशान होता या उसके कपड़े में कोई आईडी या कुछ होता तो पता चलता कि ये लड़का कौन है, कहाँ का रहने वाला है, तो इसके घर वाले को हम बुला सकते थे। अब गाज़ियाबाद पुलिस परेशान हो जाती है कि भाई इसके ऊपर कोई कपड़ा नहीं है, कोई इसके ऊपर निशान नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि ये लड़का है, ये लड़का कौन है। तभी गाज़ियाबाद पुलिस पूरे एनसीआर में एक सूचना जारी कर देती है कि एक लड़के की लाश पाई है नग्न अवस्था में, जिसकी उम्र लगभग 22-23 साल है और उसकी कटकारथी ऐसे ऐसे है। अगर किसी का भी कोई भी जानने वाला खोया हुआ है तो गाज़ियाबाद पुलिस में इस थाने पे जाके संपर्क कर ले। और आसपास के जितने भी थाने थे उन सभी थानों में भी सूचना दी जाती है कि इस प्रकार से एक लड़का पाया गया है। अगर आपके पास कोई रिपोर्ट लिखाई गई है कि आपके यहाँ पे कोई लड़का खो गया है तो वो भी गाज़ियाबाद के इस वाले थाने में आके हिंडन नदी के पास संपर्क कर ले। दोस्तों, दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने की पुलिस के पास एक रिपोर्ट लिखाई गई थी कि एक लड़का है जिसकी उम्र 22 साल है और वो 4 दिन से गायब है। अब पुलिस उस लड़के को ढूंढने के लिए पुलिस ने 4 टीमें लगाई हुई थी, लेकिन उस लड़के का कोई जांच पड़ताल नहीं पड़ रही थी कि आखिर वो लड़का कहाँ है। दोस्तों, दरअसल एक लड़का जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है अलीगढ़ और उसी का एक कस्बा है विजयगढ़ और उसमें एक मोहल्ला है धोबियान, वहाँ का रहने वाला था जिसका नाम था सचिन।
और वो सचिन लगभग 4 दिन से गायब था। सचिन कनॉट प्लेस के एक रेस्टोरेंट जिसका नाम जैन चावल रेस्टोरेंट है, जो कि बहुत मशहूर भी है, वहाँ पे काम करता था। सचिन उस रेस्टोरेंट में वेटर का काम किया करता था और बहुत अच्छी तरह से बहुत समय से काम कर रहा था। लेकिन अचानक से क्या होता है कि सचिन अचानक से गायब हो जाता है। अब सचिन जब गायब होता है तो रेस्टोरेंट वाले उसके घर पे फ़ोन करते हैं कि भाई सचिन कहाँ है, घर है कहाँ है, कैसे कैसे क्या। अब जब सचिन के घर वाले वहाँ पे फ़ोन करते हैं तो सचिन का मोबाइल स्विच ऑफ है। अब पता नहीं सचिन कहाँ है। तो सचिन के घर वाले क्या करते हैं, कनॉट प्लेस में आके, थाने में आके अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा देते हैं। अब पुलिस यहाँ पे सचिन को ढूंढ रही होती है। अब सचिन के घर वाले वापस अलीगढ़ अपने घर चले जाते हैं। अब क्या होता है, जैसे ही कनॉट प्लेस की पुलिस को पता चलता है कि गाजियाबाद में ऐसे ऐसे हिंडन नदी के पास एक लड़का पाया है जिसकी उम्र लगभग 22 साल है, तो गाजियाबाद पुलिस ने कनॉट प्लेस पुलिस को बुलाया। तो वो वहाँ पे जाके चेक करते तो उनको लगता है कि शायद ये सचिन ही है। अब सचिन के माता पिता को बुलाया जाता है कि हमें ऐसे ऐसे करके एक लाश पाई है, आप एक बार आके इसको चेक कर लीजिए, कंफर्म कर लीजिए कि ये सचिन है या कोई और है। अब सचिन के माता पिता जाते हैं और देखते हैं तो देख के एक ही बार में पहचान जाते हैं कि वो उनका बेटा सचिन है। अब वो लोग वहाँ पे जोर जोर से रोने लगते हैं कि भाई उनका बेटा ख़त्म हो गया। अब वो लोग सोचते हैं कि आखिर सचिन की ऐसी किससे दुश्मनी थी कि इसकी उसने हत्या कर दी। ये कौन था, आखिर क्यों सचिन की हत्या की गई है। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि सचिन की जो हत्या की गई थी बड़े ही क्रूर तरीके से की गई थी। सचिन की गर्दन को पूरी काट दिया गया था कि बस इतनी सी खाल रह गई थी कि वो बस उससे लटकी हुई थी गर्दन, नहीं तो गर्दन सारी की सारी अलग की हुई थी। और उसकी गर्दन काटने से पहले उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से मारा गया था, पीटा गया था। और जब उसे पीट पीट के लहूलुहान कर दिया, उसके बाद एक धारदार हथियार से उसकी गर्दन को अलग कर दिया गया। दोस्तों, हुआ क्या था, अगर पुलिस के पास जब सचिन के घर वाले पहले पहुंचे थे रिपोर्ट लिखवाने के लिए कि हमारा बेटा गायब हुआ है, तो पुलिस इस मामले को थोड़ा गंभीरता से लेती नहीं है। होता क्या है, लड़के क्या है कहीं पे घूमने फिरने निकल जाते हैं, माता पिता को बताते नहीं, माँ बाप पहुंच जाते हैं पुलिस वाले के पास कि हमारा बेटा गायब है, और 2 दिन बाद वापस आ जाते हैं। तो पुलिस ने भी यही समझा कि शायद कहीं घूमने फिरने गया होगा, 2-4 दिन इंतजार कर लेते हैं, आ जाए तो ठीक है, नहीं तो ढूंढ लेंगे। अगर पुलिस इस मामले को पहले ही गंभीरता से ले लेती तो हो सकता है कि सचिन बच जाता और उसकी मृत्यु ना होती। अब जब सचिन की लाश पुलिस को पाती है तो पुलिस सक्रिय हो जाती है, क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था कि सचिन की मौत हो जाएगी। अब सचिन की लाश पाती है तो पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में लग जाती है। अब वो देखते हैं कि आखिर ये किस किस के संपर्क में था। तो सचिन का मोबाइल नंबर निकाला जाता है और उसकी सीढ़ियाँ निकाली जाती है और उसकी लोकेशन वगैरह सारी चीज़ निकाली जाती हैं, और ये किस किस के संपर्क में था ये सारी चीज़ निकाली जाती हैं। तो सबसे पहले लोकेशन देखी जाती है और उसकी सीढ़ियाँ देखी जाती है। तो ये देखते हैं कि सचिन यहाँ से पहले किस जगह था, मतलब लास्ट लोकेशन क्या थी। तो सचिन की लास्ट लोकेशन थी संगम विहार, दिल्ली। अब पुलिस उसके परिवार के लोगों से पूछती है कि आपका बेटा सचिन संगम विहार क्यों गया था। तो उसके माता पिता बताते हैं कि सचिन पहले कभी संगम विहार में कपड़ा फैक्ट्री में काम किया करता था, हो सकता है इसका कोई दोस्त वगैरह वहाँ पे रहता हो, उससे मिलने गया हो। अब पुलिस संगम विहार में उस फैक्ट्री पे जाती है और उसके आसपास के एरिया में सभी लोगों से जांच पड़ताल करती है कि सचिन का कौन कौन दोस्त था, सचिन की किस किस से लड़ाई हुई थी, सचिन को कौन कौन मन से बुरा मानता था। अब इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए पुलिस संगम विहार के एक एक एरिया में जाती है। सचिन जहाँ जहाँ पे रहता था वहाँ सभी एरियाओं के सीसीटीवी कैमराओं की जांच पड़ताल करती है कि सचिन यहाँ पे आया था, किसके साथ घूम रहा था, कहाँ गया था, क्या किया था, क्या खाया था, क्या पिया था। पुलिस एक एक चीज़ को बारीकी से सर्च कर रही थी। अब लोगों से पूछताछ करते करते अब पुलिस की जांच जो है उस फैक्ट्री के मालिक के पास आकर रुक जाती है। दरअसल फैक्ट्री के मालिक का नाम था हसीब और उसकी पत्नी का नाम था समीना। अब पुलिस क्या करती है, इन दोनों के पास जाती है और उनसे पूछताछ करती है। तो शुरुआत में ये क्या होता है, इधर उधर की बातें करते हैं कि ये हमारे पास काम करता था, ये करता था, वो करता था, लेकिन अभी भी पुलिस का मन नहीं भरा। अब पुलिस क्या करती है, इनके साथ सख्ती से पूछताछ करती है, और जब इन दोनों के साथ सख्ती दिखाई जाती है तो कहानी का दूसरा पन्ना खुल के सामने आता है। दोस्तों, कहानी पहुंच जाती है सन 2021 में,
जो कि सचिन अलीगढ़ का रहने वाला था, वो कमाने के लिए यानी कि पैसे कमाने के लिए, नौकरी करने के लिए दिल्ली पहुंच जाता है। दोस्तों ये बात है 2021 की, जिसमें कि उत्तर प्रदेश ज़िले के अलीगढ़ का एक कस्बा है जहाँ पे एक सचिन नाम का लड़का रहता था। वो पैसा कमाने के लिए दिल्ली के संगम विहार में पहुँच जाता है, जिसमें कि हसीब की फैक्ट्री होती है कपड़े की, उसमें उस सचिन की नौकरी लग जाती है और वो वहाँ पे मजदूरी का काम किया करता है। अब जो फैक्ट्री का मालिक था हसीब, उसकी पत्नी थी, उसकी उम्र लगभग 29 साल होती है और सचिन की उम्र थी 22 साल। अब होता क्या है, जो फैक्ट्री का मालिक, उसकी पत्नी फैक्ट्री के मालकिन की और सचिन की दोस्ती हो जाती है और इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग बढ़ने लगता है। दोस्तों पुलिस की जांच में पाया गया है कि एक बार क्या होता है कि समीना और सचिन घर में आपत्तिजनक हालत में थे और उसी समय पे समीम घर में आ जाता है। अब जैसे ही वो घर में आता है तो इन दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लेता है। अब वो तो इनको आपत्तिजनक हालत में देख लेता है, लेकिन वो क्या करता है, साथ के साथ इन लोगों की वीडियो बना लेता है। अब जब वो उसकी वीडियो बना लेता है तो वहाँ से वो चला जाता है और कुछ देर बाद वो वापस आता है और आने के बाद उस लड़के यानी कि सचिन को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि आगे से तो इस मोहल्ले में, इस फैक्ट्री के आसपास कभी दिख ना जाना, और उसे नौकरी से निकाल देता है, वहाँ से भगा देता है। लेकिन समीना और सचिन अभी अपनी बात से पीछे नहीं हटे थे। भले ही समीम ने उसे अपनी नौकरी से निकाल दिया था, लेकिन उसकी पत्नी और सचिन का प्रेम प्रसंग आगे भी चलता रहता है। ये जनवरी 2024 की बात है दोस्तों, कि जब उसने सचिन को अपनी नौकरी से निकाल दिया था, लेकिन समीना और सचिन का मिलना अभी कम नहीं हो रहा है और इस बात के बारे में हसीब अच्छी तरह से जानता है। हसीब क्या करता है, अपनी पत्नी को अपने पास बुलाता है और उसे अच्छी तरह से समझाता है कि देखो, तुम मेरी पत्नी हो, मेरी एक इज्जत है, तुम्हारी भी इज्जत है, तुम्हारी उम्र देखो, उस लड़के की उम्र देखो, तुम्हारे मन में क्या है, उस चीज़ को भूल जाओ, इस चीज़ में कुछ नहीं रखा, ये सब बेकार की बातें हैं। लेकिन समीना भी समझने के लिए तैयार नहीं है। वो सचिन के प्यार में इतनी पागल थी कि उसके पति ने उसे क्या कहा उसे कुछ भी नहीं पता। वो फिर भी सचिन से मिलती रहती है और बातें करती है। अब समीम परेशान हो जाता है, वो कहता है कि मैं क्या करूं, मेरी पत्नी मेरी बात ही नहीं समझ रही। अब वो क्या करता है, वो अपने साड़ू के लड़के को फ़ोन करता है जिसका नाम हसन होता है। अब वो हसन को सारी कहानी सुनाता है कि मेरे घर में ये परेशानियाँ चल रही हैं, मैंने सचिन को भगा दिया है, अपनी पत्नी को समझा रहा हूँ, लेकिन इनमें से कोई भी मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। हसन समीम से एक बात बोलता है, वो कहता है कि मौसी जी से कहो कि वो सचिन को फ़ोन करे और उसे अपने पास बुलाए, उसके बाद में हम लोग उससे मिलके बात करते हैं। अब ठीक वैसे ही होता है। 31 मार्च 2024 की रात थी दोस्तों। सचिन को फ़ोन किया जाता है, उसे बुलाया जाता है और कहा जाता है कि तुमसे बैठ के बात करनी है। सचिन से बोला जाता है कि चिड़ियाघर के पास शाम को आ जाना। सचिन वहाँ पे शाम को पहुँच जाता है और ये तीनों सचिन का इंतज़ार कर रहे होते हैं। ये तीनों गाड़ी में होते हैं। समीम गाड़ी चला रहा था, हसन उसके बगल में बैठा था और जो समीना थी वो गाड़ी के पीछे थी। अब ये जैसे ही चिड़ियाघर के पास जाते हैं तो इन्हें वहाँ पे सचिन मिलता है। सचिन से कहते हैं कि आओ गाड़ी में बैठो, गाड़ी में चलते चलते बात करते हैं। अब गाड़ी चल रही होती है, अब वो लोग सचिन से बातें कर रहे होते हैं। बातें करते करते वो गाड़ी को गाजियाबाद की हिंडन नदी की ओर घुमा लेते हैं। अब रात होने लगती है और सचिन से वो लोग बातें कर रहे थे। सचिन कहता है कि मुझे जाना है। वो कहते हैं कोई बात नहीं, बस 10-5 मिनट की बात है, पहले हम बात को फाइनल कर लेते हैं, भाई तो मैं इसके साथ रहना नहीं रहना, उसके बाद चलते हैं। अब क्या होता है, जो हसीब जो है वो गाड़ी चला रहा होता है तो वो देखता है कि अंधेरा इलाका कहाँ पे आया। अब जैसे ही एक अंधेरा सुनसान इलाका आता है, वो वहाँ पे गाड़ी को पार्क करते हैं। पहले तो वो सचिन को बुरी तरह से मारते हैं और उसके बाद में उसकी गर्लफ्रेंड के हाथ में यानी समीना के हाथ में एक धारदार हथियार देते हैं और उससे कहते हैं कि इसकी गर्दन काट। समीना उसकी गर्दन काट देती है, उसकी गर्दन पूरी शरीर से अलग हो जाती है, बस हल्की सी खाल रह जाती है, बस गिर नहीं पाती, बस लटकी रह जाती है। उसके बाद में उसके सारे कपड़े उतारे जाते हैं और उसे न्यूट किया जाता है और उसके कपड़ों को हिंडन नदी में फेंक देते हैं। जब पुलिस इस मामले की जांच करती है तो पता चलता है कि पत्नी से अवैध संबंध की वजह से इन लोगों ने सचिन की हत्या की थी। दोस्तों
जैसे ही सचिन के घर वालों को पता चलता है कि प्रेम प्रसंग के चक्कर में उनके बेटे की हत्या की गई है, तो सचिन के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। सचिन अपने परिवार में 4 भाइयों में से दूसरे नंबर का था और वो अलीगढ़ से दिल्ली पैसे कमाने के लिए गया था, और उसके घर वालों ने भी इस बात पर ज़रा भी गौर नहीं किया कि उनका बेटा वहाँ पे जाके क्या गुल खिला सकता है। दोस्तों, कहा जाता है कि हसीब को इस बारे में जब पता चला था तो उसने अपनी पत्नी से बोला था कि ऐसा है, तुम सचिन को बुला लो, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, तुम सचिन के साथ खुशहाल जीवन जियो। और यही बहाना बन के करके उन्होंने सचिन को बुलाया कि वो अपनी पत्नी को तलाक देगा। भाई, तेरे मेरी पत्नी के साथ संबंध हैं, तू संबंध बनाता रहे, तेरे को जो करना है कर, आज से मैं फ्री, अब तुझे जो करना है वो कर। और इसी वजह से सचिन उस समय पे आता है और ये मिलके उस सचिन की हत्या कर देते हैं। अब इस मामले में 3 लोग जेल में जाते हैं। अब देखो दोस्तों, उन 3 लोगों की ज़िंदगी तो ख़राब हो गई जेल में, और एक जो बेचारा सचिन था, वो भी नया नया जवान हुआ था, उसे पता नहीं था कि वो क्या कर रहा है। उसकी ज़िंदगी इस छोटी सी कहानी में ख़त्म भी हो जाती है। दोस्तों, अगर हसीब चाहता तो एक छोटा सा काम कर सकता था। वो इस मामले को पुलिस को बता सकता था और अपनी पत्नी को तलाक दे सकता था और कह सकता था कि रियल में तुझे जो करना है वो कर, और अपने आप फ्री हो जाता और दूसरी शादी करता, चाहे कुछ करता। लेकिन वो अगर सचिन की हत्या नहीं करता तो आज उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होती, उसकी पत्नी की ज़िंदगी भी अच्छी होती, उसके जो भतीजा था वो भी जेल में नहीं होता, वो तीनों आज खुशहाल होते और आज सचिन जिंदा भी होता। लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि इसको मारने के बाद मेरे साथ क्या होगा। अब वो तीनों की तीनों जेल में हैं। अब वो जेल में कब तक रहेंगे इसके बारे में भी कुछ नहीं पता, कभी बाहर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे ये भी नहीं पता। होता क्या है, लोग बिना सोचे समझे हत्या कर देते हैं, कोई गलत काम कर देते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें आगे तक का सोचना है। अगर आपके साथ में कुछ गलत हो रहा है तो इसका मतलब हत्या करना आखिरी ऑप्शन नहीं है। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आप पुलिस के पास जाइए, परिवार में अपनी बात शेयर कीजिए, समाज में बैठिए, लेकिन हत्या करना ये कोई आखिरी ऑप्शन नहीं है दोस्तों। अब कहानी को ख़त्म करते हैं। एक और बात, इस कहानी को आपको सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं है दोस्तों, बस आपको सावधान और सतर्क करना है।